हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा था, जिसमें बॉडी क्या रहता है, बॉडी रहता है स्टेशनरी में, मतलब ना ही बॉडी इधर मूव करेगा ना ही बॉडी उधर मूव करेगा, बॉडी स्टेबल रहेगा या फिर बॉडी एक सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, तभी हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब वैसे ही अगर हमने बोला था कि अगर ये बॉडी स्टेशनरी नहीं है एंड इफ दिस बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, अगर मतलब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इसी चीज़ पे हमारा सेकेंड लॉ बेस्ड है। हेंस न्यूटन का सेकेंड लॉ हम बेसिकली बचपन से हमने क्या याद रखा था, दैट F इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, है ना, दैट इज माई फोर्स इज the product of mass and acceleration. But I'll tell you that this is not the exact answer. तो इसका exact answer क्या होगा? This is only for a particular case. I can say only for particular case. मतलब अगर ये पर्टिकुलर केस है, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस है क्या? हाँ, ऐसे दो केसेस हैं। अब जैसे हमने बचपन में याद है, हमने बचपन में इट मीन्स टिल योर 10th स्टैंडर्ड, है ना, आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से। सो वो लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या था, हम याद कैसे रखते हैं F इजिकल टू एम ए से, बट हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या था, दैट इज आई कैन से, अगर इफ यू रिमेंबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied भी लिख देते हैं। इसका मतलब the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। अब मुझे पहले बताओ ये momentum का मतलब क्या है। I can say what is momentum? Momentum is actually a product of mass and velocity, hence इसको P is equal to m into u लिखते हैं, या फिर P इज इक्वल टू एम इंटू वी भी लिख सकते हैं, वी भी लिखते हैं, नॉर्मली वी लिखते हैं तो वी लिख देता हूँ, मतलब वो ये मास इंटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल याद दिला देता हूँ जो हमने पहले भी पढ़ा है। आई हैव अ फ्रेंड विच इज स्टैंडिंग ऑन सम बिल्डिंग और सम फ्लोर। अब उधर से मैंने उसको बोला कि जस्ट ड्रॉप 2 balls, वन इज ऑफ हैवी मास ऑब्जेक्ट एंड वन इज ऑफ लो मास ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ले लो और एक मेटल का ऑब्जेक्ट ले लो। अब दोनों को उसी हाइट से वो फेंक नहीं रहा है, वो ड्रॉप कर रहा है। अगर ड्रॉप करेगा तो दे बोथ विल बी इन अ फ्री फॉल कंडीशन। इफ यू रिमेंबर फ्री फॉल में क्या होता है, हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, हाइट सेम रहेगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी सेम, बॉडी का एक्सेलरेशन तो सेम है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी सेम है। तो नीचे आने पे मुझे बताओ कौन सा बॉल डिफिकल्ट होता है? ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा। वाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच दैट बॉल? बिकॉज उसका मोमेंटम ज़्यादा है। अब मोमेंटम का मतलब हम बोलते हैं उसी बॉडी का अगर आपने मास और आपने वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मोमेंटम मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला साइकिल चल के आ रही है और एक साइड से एक फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्स बाइक या फिर फॉर एग्जांपल अच्छी वाली जो लेटेस्ट है बुलेट आ रही है चल के, है ना, जो ऑब्वियसली अभी जो लेटेस्ट चल रही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे बोला है कि दोनों में से रोकना है, दोनों सेम वेलोसिटी से आ रही है, मुझे बताओ दोनों ने अपना इंजन ऑफ कर दिया, अब मुझे दोनों को रोकने का, इंजन ऑफ कर दिया मतलब साइकिल ने पेडल मारना बंद कर दिया, अब मुझे रोकना, मुझे बताओ विच साइकिल विल बी इजी टू स्टॉप? ऑब्वियसली नॉर्मल साइकिल, बिकॉज अगर हम बुलेट को रोकने जाएंगे तो बुलेट के पास मास ज़्यादा है, हेंस अगर वेलोसिटी भी सेम है बट इसको रोकना डिफिकल्ट है, हेंस जितना ज़्यादा मास, आई टोल्ड यू जितना ज़्यादा मास इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप, है ना, या डिफिकल्ट टू स्टार्ट। तो वैसे ही होता है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम भी है मतलब मास तो अलग अलग है। गेटिंग माय पॉइंट? हेंस न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या बोला, उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि तुम सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ वेलोसिटी चेंज करो ऑब्जेक्ट का, उन्होंने बोला मोमेंटम चेंज करो इन पर्टिकुलर टाइम। हेंस आई कैन से, अगर मैंने इसको ये समझ में आ गया तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखूँ तो एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या, उन्होंने बोला मेरा चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम, तुम उसको डिवाइड बाय जब चेंज इन टाइम करोगे, मतलब या फिर चेंज इन टाइम या फिर डेल्टा टी लिखो तो भी चलेगा, या फिर चेंज इन टाइम जब लिखोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे फोर्स से, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी जाता है
तो एक कांस्टेंट के आता है ना। अगर मैं इधर लिखूँ इसको चेंज इन मोमेंटम को अच्छे से, सो इट विल बी P2 माइनस P1 अपॉन आई कैन से टाइम तो T ले लेते हैं, है ना। अब ये K का वैल्यू है ना, K का वैल्यू हमें बोला गया था कि K का वैल्यू को 1 कंसिडर करने का। कब तक? जब तक तुम इस यूनिवर्स में हो। अगर तुम एक्सपेरिमेंट यूनिवर्स में कर रहे हो, सो इन द एंटायर यूनिवर्स द वैल्यू ऑफ K विल बी 1, या फिर कोई भी कांस्टेंट A ले लो, F ले लो, कुछ भी ले लो। F तो दिया है, आप A ले लो, AG ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। हेंस अगर मुझे बताओ एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, आई कैन से F इज इक्वल टू आई कैन से माई चेंज इन मोमेंटम अपॉन माई चेंज इन टाइम, है ना। इसको छोटा डी लिखते हैं। Hence, this is my exact answer. That I can say my change in moment. The rate मतलब divide by time. मैंने आपको पहले सिखाया था। Rate मतलब होता है divide by time. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. है ना? Hence ये है मेरा exact definition. So अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे case 1 case 2 लिखता हूँ, बट इतना आपने लिख दिया, आप इसको अच्छे से लिख दो, मैं रफ कर देता हूँ। Just take a screenshot. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2. सो अभी तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर मैंने आपको कभी बोला है कि यार तुम पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो, एंड इफ़ यू आर वाचिंग इन द ऐप, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ स्क्रीनशॉट। सो आप ऊपर जाके बैक करके आप ऊपर PDF और वीडियो, और PDF का एक ऑप्शन रहेगा, तो PDF पे क्लिक करके आप PDF उसमें आपको ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो आपको कभी कभी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अब हम इसके ही केसेस की बात कर रहे थे, दैट F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा डी, दैट इज माई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ये हमने देखा। तो अगर मैंने केस 1 बोला, अब केस 1 में हमने क्या कंसिडर किया, देखो केस 1 में हमने क्या कंसिडर किया, अगर मैंने बोला कि मेरा बॉडी है मास m का, एंड इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, है ना, अगर u से चल रहा है, तो अगर मैंने इस पे थोड़ा सा यार फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगा तो क्या करेगा, बॉडी यार अपना वेलोसिटी चेंज कर देगा, मास चेंज हो जाता है क्या, मतलब अगर किसी ने मुझे धक्का दे तो मेरा गिर के मेरा मास चेंज, गिरने के बाद पैर वैर छिल जाएंगे, मास थोड़ा, वो नहीं, बॉडी पे मास चेंज होता है क्या, नहीं। हेंस फोर्स लगा तो सिर्फ क्या चेंज होगा, वेलोसिटी, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी। हेंस अगर मैंने इधर का मोमेंटम बोला तो इसको मैंने P2 बोल दिया, क्या हो जाएगा, m इंटू वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू m इंटू। सो अभी हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसी चीज में अप्लाई करते हैं। अब पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ, हम बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब कांस्टेंट क्या था, मास। तो आई कैन से फॉर मास कांस्टेंट, आई कैन से चेंज क्या हुआ, आई कैन से वेलोसिटी इज वेरिएबल, है ना, इसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, है ना। क्या हो गया, मास कांस्टेंट है यहाँ पे, और चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ मेरा वेलोसिटी, है ना। अब हम इसको लिखेंगे इसी फॉर्मूले में, दैट इज F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 को हम कैसे लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाय, आई कैन से टाइम को डेल्टा टी लिख दो या डेल्टा टी लिख दो चलेगा। हेंस m इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन माई टाइम, होता क्या है, आई कैन से एक्सेलरेशन। हेंस ये कब पॉसिबल है, only when my mass is constant and my velocity is changing। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, मैंने उस पर कुछ फोर्स दिया और उसका वेलोसिटी बढ़ाया, मतलब मास चेंज हुआ क्या, नहीं, वहाँ पे क्या चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ उसका वेलोसिटी। हेंस हमने F इज इक्वल टू m बोला फॉर दैट पर्टिकुलर केस, है ना। तो दूसरा केस क्या होगा, बताओ मेरे को थोड़ा सा सोच के। सो केस 2 विल बी इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी इंटरेस्टिंग होगा। इसका ऑपोजिट, मतलब इधर क्या हो जाएगा, आई कैन से फॉर माई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो मुझे बताओ चेंज क्या होगा, एंड आई कैन से एंड क्या, मास इज वेरिएबल, आई रिक्वायर्ड सम मोर स्पेस, आई जस्ट रब दिस आउट। अगर आपको ऐसा लगे तो आप बीच में ही पॉज करते करते, मैं जिससे इधर उधर हो, आप पॉज करके आप लिखते रहना, ठीक है। अब इसके लिए वो लोग क्या बोलते हैं, आप ये पॉज करके लिख सकते हो अभी भी। सो इसके लिए क्या बोलते हैं वो लोग कि ना, अब मेरा मास कांस्टेंट नहीं है, मास है वेरिएबल और वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब
अज्यूम करो कि एक ट्रक चल रहा है, देखो ट्रक चल रहा है धीरे 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 धीरे, अब ये ट्रक चल रहा है, अब ट्रक के पीछे भाग भाग के ना मैंने क्या किया, मैंने उसका ना पीछे ना एक पाइप का लाइन होता है, तो मैंने उसको ओपन कर दिया, मतलब उसका एक टैप था, मैंने उसको ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या हुआ, ड्राइवर को पता नहीं कि मैंने इसके पीछे से ओपन कर दिया, तो उसमें से क्या निकलता रहेगा, मास निकलता रहेगा, लिक्विड बाहर आते रहेगा, और जैसे लिक्विड बाहर आएगा उसका मास रिड्यूस होते होते जाएगा। एंड फॉर अ ड्राइवर, अगर वो ड्राइव कर रहा है तो उससे क्या समझ में आएगा कि मेरा स्पीड कितना होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आगे ही गाड़ी चलना चाहिए। सो इट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मास, है ना, यहाँ पे मास रिड्यूस हुआ बट वेलोसिटी सेम था, मतलब यहाँ पे भी फोर्स लगा क्या, हाँ बट वो अपोजिट डायरेक्शन में मास कम हो रहा था इसके लिए। अब इसका सबसे बड़ा, ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया मेरे नाम पे, बाहर जाके बोला ना कि धर्मेश सर ने ऐसा बोला था। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, सो आप वो बाहर जाके बोल सकते हो, दैट इज माई रॉकेट प्रपल्शन। अब रॉकेट प्रपल्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रॉकेट है, अब आपको ये तो पता ही है जब रॉकेट जाता है ऊपर, रॉकेट जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं अपन, तो उसको अलग अलग स्टेजेस में मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब एक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जैसे वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पहले स्टार्ट होता है, उसका वेलोसिटी वो अपना पीछे डायरेक्शन में फोर्स देता है और वो आगे मूव करता है। अब जैसे आगे मूव करेगा, विल अगेन कम बैक टू दिस रॉकेट वाला एग्जाम्पल इन आवर थर्ड लॉ, ठीक है। अब इधर देख लो, तो ये वापस ये रॉकेट प्रपल्शन हो रहा है, ये रॉकेट का एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब मुझे पता जैसे से ऊपर जाता है धीरे 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 धीरे, जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है तब इसका फ्यूल खत्म होता होगा। अब वो खत्म होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उस टैंक को वहाँ से छोड़ देते हैं, इसके लिए वो स्टेज 1 निकल जाता है, फिर स्टेज 2 ऊपर जाता है। अब स्टेज 2 पे पहुँचता है तो वापस वो स्टेज 2 पे एक और पार्ट निकलता है। ऐसे करते करते हम आपको इस 11th स्टैंडर्ड में हम आपको अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको 3 स्टेजेस वाला मिला रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा स्टेजेस का मिलेगा। और आप अगर रियलिटी में अगर आपको स्पेस साइंस में रिसर्च करने का इंटरेस्ट है या फिर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, तो आप इसरो की साइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस के रॉकेट होते हैं, तो उसमें अलग अलग हर एक लेवल के बाद, हर एक एटमॉस्फेयर की लेयर के बाद उसमें है ना हम अपना स्टेज कम करते रहते हैं। तो स्टेज कम किया मतलब आई कैन से हमने वहाँ से मास कम किया। और अगर आपको याद होगा तो जब लास्ट में जो पहुँचता है वो ऑर्बिट में, तो वो एकदम सिर्फ एक आगे का सैटेलाइट बच जाता है और वो एक स्पीड देने के बाद उसको वहाँ से वो छोड़ देता है। अब छोड़ने के बाद वो क्या करता है, वो सैटेलाइट वहीं पे घूमते रहता है और वो छोटा सा मास और लीव कर देता है। हैंस जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका हम वेलोसिटी चेंज नहीं करते, हम चेंज क्या करते हैं, मास, है ना। सो अगर मैंने बोला वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग, मतलब मास इज वेरिएबल। हैंस अगर मैंने इसके लिए रॉकेट प्रपल्शन बोल दिया, मैंने आपको रॉकेट प्रपल्शन में ऐसा थोड़ा बना देता हूँ, जैसे भी रहता है, इसको बोल दिया रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब रॉकेट प्रपल्शन का एग्जांपल ले दिया, इसमें क्या हो गया, मेरा मास चेंज हो रहा है तो मैं इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देखो F इज इक्वल टू आई कैन से मेरा चेंज क्या हुआ, मोमेंटम तो चेंज होना ही है, दैट इज P2 माइनस P1 तो होना ही है, डिवाइडेड बाय टाइम तो आना ही है। हैंस P2 क्या हो जाएगा, आई कैन से वेलोसिटी अभी सेम है, अब मैं क्या बोलूँगा M2, इधर आ जाएगा V ले लेते हैं, इधर आ जाएगा M1 इंटू V, है ना, ऑब्वियसली V रहेगा। हैंस नीचे आ जाएगा टाइम, कॉन्स्टेंट क्या है V, आई कैन से M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई टाइम, है ना, दैट इज V इज इक्वल टू आई कैन से, क्या लिख रहा हूँ मैं, V इज इक्वल टू आई कैन से डेल्टा M बाई डेल्टा D, है ना, वो चेंज इन टाइम है ना, तो मैं ऐसे भी लिखूँ तो भी चलता है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया मेरे को, मेरा चेंज क्या हो रहा है, मेरा मास, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मेरा वेलोसिटी। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग द डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस। तो अगर मैंने इसको बेसिस लिखा तो ये ऐसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू M D डेल्टा V बाई डेल्टा D, है ना, दोनों इक्वेशन सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, मास, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी। अब एक चीज समझ आते हैं कि ये चीज पे क्वेश्चन किस पे ज्यादा मेनली आता है। सो दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ, आई जस्ट टेक अ डिफरेंट मार्कर। सो अगर इस चीज को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं, तो द क्वेश्चन विच यू विल बी सॉल्विंग इन दिस 2 year सिलेबस, उसमें मेनली क्वेश्चन 95% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस, where my mass is constant and velocity is changing, and only 5% question from this where mass is changing and the velocity is constant, या फिर आप नेग्लिजिबली ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमें मेनली ये पढ़ना है, ये इतना नहीं पढ़ना है। तो अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि यार मास भी चेंज होता है, तो इसमें और भी केसेस है क्या,
सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूँ, एक एग्जांपल तो नहीं, अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन करूँ, सो ये आपने लिख दिया, मैं रफ कर दूँ, यस ऑब्वियस लिख दिया होगा। सो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये हटा देता ये वाली लाइन भी, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू राइट। ओके, सो अगर मैं इसके पास एक और पॉइंट बोलूँ आपको, सो दैट इज द मॉडिफिकेशन इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मतलब अगर मैंने लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं तो अगर उसमें मॉडिफिकेशन दिया तो, एंड दैट मॉडिफिकेशन, वन ऑफ दैट मॉडिफिकेशन इज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहाँ दिया था, एक फेमस बहुत फेमस है, जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, है ना। एंड दैट थियोरी इज नेम्ड एज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। सुना है क्या? नहीं सुना है तो आप वीडियो के बाद, लेक्चर के बाद आप गूगल का लेना, आपको पता चलेगा, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मेरी बात सुन लेना, फिर देखना, आपको समझ में आएगा। इसमें वो लोग क्या बोलते हैं कि ना, हियर इन द एंटायर यूनिवर्स मास इज नॉट कांस्टेंट। मतलब जब एक बॉडी रुका हुआ है तो आई कैन कंसीडर एज m0, दैट इज माई रेस्ट मास। ये किसने बताया हमको? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला। बस इतना ही बोला क्या? नहीं। अब मोस्ट ऑफ जब बुक देखोगे ना, कोई भी बड़ी बुक देखोगे या फिर कोई ऐसे फिजिक्स के बारे में कोई भी ऐसा कोचिंग क्लास का बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारे बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। तो उसमें से एक फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा होगा, इसमें ऐसा लिखा रहेगा m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, है ना। अगर आपको याद होगा तो c हमने 10 बचपन में पढ़ा है, दैट इज c इज माई स्पीड ऑफ लाइट, है ना। है ना। और व्हाट इज v? v इज माई वेलोसिटी ऑफ, या फिर माई स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये किसने बताया था? ये हमें भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था इन हिज थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें उन्होंने बोला था कि m0 क्या है, मेरा रेस्ट मास, v क्या है, माई वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड c क्या है, मेरा स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी बॉडी कुछ स्पीड से चल रहा है तो उसका मास बढ़ जाएगा। आई कैन से इफ माई वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, हेंस आई कैन से माई मास विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। कौन सा मास? ये बाहर वाला m0 तो रेस्ट मास है, वो तो कांस्टेंट है। लेट्स प्रूव इट विद सम वैल्यू। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, if my object is moving with velocity that is c by 2, for a time being I just consider as c by 2 डालो इधर, hence m is equal to m0, ये आ जाएगा 1 माइनस, आई कैन से c by 2 ना, तो c by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, सही है ना। ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बाय 4, c स्क्वायर कैंसिल, 1/4 मिलेगा, है कि नहीं। एंड सीधा लिखूँ मैं m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय, आई कैन से 1 माइनस 1/4 आएगा। इसका होल फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? आई कैन से ये 4 इधर गया, 4 माइनस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 ऊपर जाएगा। हेंस आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट डाउन एज 4 डिवाइडेड बाय 3 m0, है ना। मेनी ऑफ द इंटेलिजेंट माइंड विल बी थिंकिंग लाइक कि सर 4 को बाहर निकाल लो, पर हमको समझने के लिए देखो, समझ में आएगा। देखो अगर ये होल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना रहेगा? मे बी 1 पॉइंट से ज़्यादा रहेगा, है ना, 1 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, अगर मैंने स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? इफ़ यू रिमेंबर द टर्म, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे हमको मीटर समझ में नहीं आता, तो हमको किलोमीटर समझ में आता है। सो इट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁸ मीटर का मतलब कितना होता है फिर? दैट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड चलता है लाइट। अब उसमें मैंने बोला कि मेरे गाड़ी का स्पीड कितना रहेगा, अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ तो इट विल बी 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड से मैंने ऑब्जेक्ट का स्पीड लिया है। तब जाके मेरे मास में कितना फर्क आ रहा है? समथिंग मे बी 1 पॉइंट समथिंग। गेटिंग माई पॉइंट? So with this I can say
कि अगर मेरा मास, आई कैन से, अगर मेरा स्पीड बढ़ता भी है तो मेरा मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये किसने बताया था हमको? दैट वॉज गिवन बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क, है ना। आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे पेटेंट्स, बहुत सारे डिस्कवरीज किए थे। अब जैसे हम मैन ऑफ डिकेड बोलते हैं, मतलब मैन ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में जो सबसे अच्छा काम करता है, जैसे आप बोलते हैं ना मैन ऑफ द मैच, वैसे मैन ऑफ द सेंचुरी होता है। अब मैन ऑफ द सेंचुरी वॉज गिवन बाय, आई कैन से, द 20th सेंचुरी, द मैन ऑफ 20th सेंचुरी वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब इन्होंने क्या किया था, ही हैड गिवन विद द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड ही हैड ऑल्सो गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। when he got the Nobel Prize ना, so he was giving some lectures, ऐसे मतलब एक लेक्चर का टूर था उनका जापान में। जापान में अलग अलग कॉलेज में जाके, पता है हर एक स्टेट में जाके हम लेक्चर्स, अलग अलग टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं, तो वैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के हर जगह पे सेशंस थे। तो ही वॉज इन अ सीक्वेंस। अब उनको ऐसा बोला गया, उनको लेटर मिला कि यार नोबेल प्राइज़ मिल रहा है एंड यू हैव टू गो। सो उन्होंने वो नोबेल प्राइज़ के लिए अपना जो सीक्वेंस है वो स्किप नहीं किया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मिल गया ना, वो आ जाएगा घर पे, मैं लेने नहीं जाऊँगा। ऐसा कुछ तो किया था उन्होंने। सो एंड देन ही गॉट वेरी फेमस दैट कि अगर उन्होंने वो अच्छा भी किया तो भी उन्होंने उस चीज़ को ऐसे ही बोला कि ओहो हो अवार्ड लेने चले गए, है ना, आजकल बहुत चल रहा है नेपोटिज्म टाइप, उनको अवार्ड ज़्यादा चाहिए, जो भी है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ऐसे किया था। वन ऑफ द एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट माइकल फराडे हु हैड गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने बोला था कि मैग्नेट अगर इलेक्ट्रिक ऐसे वायर के अंदर घूमेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, एंड फॉर दैट उन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया था, और फॉर दैट ही हैड गिवन एन अवार्ड, बट उन्होंने अवार्ड को स्किप कर दिया था। उन्होंने बोला था कि जिसके लिए अवार्ड बने हैं ना, आप उनको दो, हमें मत दो, मुझे नहीं चाहिए अवार्ड, है ना। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट द साइंटिस्ट। सो यार आप भी एक जन बन जाओ, ठीक है। सो ये हमको समझ में आ गया। आई जस्ट रब दिस आउट, आपको लिखना है लिख दो। So my next topic it means I just write down in a different form. So I just write down here as differential form of my Newton's law of motion. That is actually my Newton's second law of motion. ठीक है। So अब डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, ये डिफरेंशियल क्या होता है। अब डिफरेंशियल मतलब आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 से 10 हो रहा है इन 2 सेकेंड्स। कितना था वेलोसिटी, 5 से कितना हो गया 10 इन 2 सेकेंड्स। तो मैंने टाइम बहुत चेंज लिया, मतलब 2 सेकेंड बहुत ज़्यादा लिया, बट अगर मैंने उसके टाइम को बोला कि वो 0.0001 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, हैंस अब जब भी मैं उस नीचे वाले फैक्टर को, जैसे टाइम डिवाइड में होता है, या नीचे वाले फैक्टर को, या फिर हम किसी भी चीज़ को एकदम छोटे से देखें, जैसे बड़ा सा पीस है, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ 10 किलो होता है, बट हमने बोला इतने से पार्ट में कितना हुआ, हैंस दैट इज छोटा पीसेस, एंड दैट छोटा पीसेस इज नोन एज डिफरेंशियल। आपको ये मिलेगा, ये आपको मैथ्स में मिलेगा, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा इन द अदर चैप्टर्स, बट ये मैं आपको अभी ऐसे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसके लिए बता देता हूँ, तभी मेरा ये पूरा सेकेंड लॉ खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, एंड देन विल सॉल्व विद द न्यूमेरिकल्स। अब डिफरेंशियल क्या होता है, डिफरेंशियल मतलब मैंने आपको बोला छोटे पीसेस पे करने का। हेंस जो हम F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा पी डेल्टा टी नहीं लिखने का। अगर when the change is very small, I can say when change is very small, जब चेंज मेरा बहुत छोटा है तो ये f हो जाता है, therefore f हो जाएगा dp by dt, है ना, ये dp by dt हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से देखेंगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये आप जैसे से पढ़ोगे ना आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं आपको ऐसे सिखा दूँ तो देखो, एक इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, दैट इज f इज इक्वल टू d by dt। आई कैन से p क्या होता है, हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ना, या फिर v लिखते v, है ना। अब ये जो छोटा सा डिफरेंशियल है, ये आपको पूरा एक चैप्टर मिलेगा डिफरेंशिएशन करके। हैंस ये डिफरेंशिएशन में कैसे आएगा, मैं आपको एग्जांपल में आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, बोलो क्या बोलते हैं। देखो इधर ऐसा रहेगा, d by dx
आई एम गिविंग यू द मैथ्स फॉर्मूला, जस्ट सी एंड ट्राई टू मेमोराइज दैट पार्ट। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास दो टर्म है, एक है u एक है v, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ऐसा लिखते हैं कुछ तो, बट हम इसको एक अलग फॉर्मेट में याद रखते हैं। क्या बोलने का, ऐसे ही ये जो फॉर्मेट में बताने वाला हूँ ये सारे टीचर्स मोस्टली यही फॉलो करते हैं और स्टूडेंट भी ऐसे ही याद रखते हैं, तो इजीली याद हो जाता है। डी बाई डी एक्स आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ यू वी, तो सब बोले डेरिवेटिव ऑफ यू वी, दैट यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। इट इज नॉट एक्चुअली फनी बट ठीक है। क्या बोलेगा, डेरिवेटिव ऑफ यू वी इज इक्वल टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, है ना, इजी है ना। डिवाइड किया तो चेंज हो जाता है, बट डिवाइड में हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे। तो अभी मेरा u क्या हो गया, आई कैन से m हो गया, v क्या होगा, आई कैन से v तो v है, ये dt क्या, ये x क्या हो गया, dt हो गया। तो बता क्या लिखोगे, d ऑफ m इंटू v डिवाइडेड बाई d ऑफ t, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ m, है ना, यहां पे लिखने का भी। हेंस f इज इक्वल टू आई कैन से m डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ m। हियर v इज नॉट वेलोसिटी, u इज नॉट वेलोसिटी, इट इज द वेरिएबल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये मार्कर का ढक्कन गिरे बिना लेक्चर करना हो मेरा, सो ये u v कोई वेलोसिटी का नहीं रिलेशन है, ये सिर्फ वेरिएबल है। आप कोई भी वेरिएबल डालो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे ये मास का ही वेलोसिटी है। तो अभी देखो इसके टर्म का मतलब समझो कि ये मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिल गया, एंड दैट इज माय रियल डेफिनेशन ऑफ माय न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलता है, F इज इक्वल टू आई कैन से m। अगर देखो ये मास है, ये चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी, प्लस आई कैन से अगर मैंने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज हो रहा है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब सिर्फ ऐसे होगा क्या, सिर्फ मास कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट और मास चेंज होगा। अरे दोनों भी तो चेंज हो सकता है। हेंस यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो। सो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला फॉर माय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज कीप इन दिस माइंड, ओके। सो विद दिस I have completed the introductory part of my Newton second law of motion। इस पे अगर आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक पे नॉर्मली वो लोग डायरेक्टली पुल्ली सॉल्व करते हैं, बट आई विल टेक द बेसिक्स। पहले मैं आपको ब्लॉक का सिखाऊंगा, फिर आपको स्ट्रिंग के बारे में ब्लॉक सिखाऊंगा, फिर आपको थोड़ा टेंशन के बारे में सिखाऊंगा, एंड देन विल डिस्कस सिंगल पुली, एंड देन विल जंप अप टू द बिग न्यूमेरिकल्स, और उसमें हम बहुत सारे बुक से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो मे भी शायद लेक्चर के बीच में, अगर मैंने बीच में कहीं पे कट कर दिया, इट मीन्स जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, एंड इट विल बी इजी। सो ये खत्म करो, ये लिखो आपके हिसाब से, ये मैथ्स का फॉर्मूला है, आप ये कहीं पे अच्छे से लिख देना, इट विल हेल्प यू। ठीक है, ये तो सेम रिपीटेड है, यही क्या है। सो टेक योर टाइम। ओके, सो मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ पहले कि हमें न्यूमेरिकल में कैसे हेल्प होगी वो शॉर्टकट से। सो अगर मैंने शॉर्टकट देखा तो मुझे पहले बताओ कि F इज इक्वल टू एम ए होगा। मैंने आपको बोला 95% ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस, F इज इक्वल टू एम ए, वेयर माई मास इज कॉन्स्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, आई कैन से वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय आई कैन से m, तो बात बन जाएगा। अब अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो ये हो जाएगा, आई कैन से A इज इक्वल टू आई कैन से F नेट डिवाइडेड बाय आई कैन से M टोटल। क्या बोला, F नेट अपॉन M टोटल। M टोटल को आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल, ठीक है, मतलब F नेट कितना होगा डिवाइडेड बाय M टोटल। ये आप याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा। सो अगर मैंने एक ब्लॉक लिया, Let's consider a block। अब इस ब्लॉक को मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक को है ना, ये ब्लॉक है तो इसका कुछ तो मास होगा m, हेंस ये हो जाएगा mg, ऊपर क्या आएगा, माय नॉर्मल रिएक्शन। अब
फॉर एग्जाम्पल ये इधर इधर से मूव हो रहा है विद सम फोर्स F, और हमने जब बाहर से इसे ऑब्जर्व किया, बाहर से दूर से देख रहे थे, तो हमने बोला ये बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, इधर मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इधर चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में। हम बाहर से देख रहे हैं, मतलब आई एम द ऑब्जर्वर एंड आई एम वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड, hence I can say I am in the inertial frame of reference। या फिर मैं बोलूँ ये जो पूरा सिस्टम है जो मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, hence I can say this body is in inertial frame of reference। अगर बॉडी inertial frame of reference में है, inertial frame of reference में है, इसका मतलब आप इस पे न्यूटन्स के लॉ लगा सकते हो। अगर बॉडी भी मूव कर रहा होता या फिर अगर मैं इस बॉडी पे बैठा होता, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, एंड ऑब्जर्वर ऑल्सो हैव वेलोसिटी। अगर मैंने बोला ऑब्जर्वर ऑल्सो हैव चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी मतलब ऑब्जर्वर के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। हैंस जब भी ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है तो उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और ये हमको पता है, तो टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। अब मुझे बताओ, आई कैन से अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, हम बोलेंगे देखो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बॉडी किधर मूव किया, इधर मूव किया, हेंस मैंने बोला F, इधर कौन है, इधर कोई नहीं है, हेंस आई कैन से F माइनस 0, इधर कोई नहीं है ना, हेंस कितना मूव हुआ, हेंस आई कैन से A से मूव किया विद, आई कैन से ये A है तो इस किस पे लगा ये एक्सेलरेशन, इस बॉडी पे, और इस बॉडी का मास m है, hence I can say this force is equal to m into A, and this is my first point, where I can say my along vertical direction क्या हो जाएगा, चलो बताओ फटाफट एक बार, वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैन से mg, बॉडी ऊपर मूव किया नीचे मूव किधर मूव किया क्या, नहीं, hence I can say mg is balanced by my normal reaction force, hence I can say n is equal to mg। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैंने इसको अच्छे से देखा तो इसमें मुझे क्या समझ में आया कि ये क्या है, मेरा फोर्स है, इधर लग रहा था फोर्स, अगर इधर फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है हम इसको और कंसिडर कर लेते हैं कि अगर ये F1 होता और अगर इधर से मेरा बॉडी का फोर्स F2 लग रहा है, बट स्टिल द होल बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, क्या बोला, इधर बॉडी पे कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, बट बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर है ना, हेंस मुझे बताओ ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, है ना, दिस विल बी लार्ज, दिस विल बी स्मॉलर, ठीक है आप ऐसे बोल सकते हो, बट मैं बोलता हूँ ऐसा बोलो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा, तो हम करेंगे बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ, बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ, तो बड़े मियाँ है F1, छोटे मियाँ है F2, हेंस होल इक्वल टू MA। हेंस मुझे बताओ ये एक्चुअल में हुआ क्या, F1 माइनस F2, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये है 10, ये है 5, तो हमने बोला किधर बॉडी मूव करेगा, हम बोलेंगे 5 इधर मूव करेगा, हेंस दैट इज माय F net। गेटिंग माय पॉइंट, हेंस एक्सेलरेशन विल बी F net डिवाइडेड बाय m, हेंस द जनरल फॉर्मूला इज F net डिवाइडेड बाय m टोटल। और जब भी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको बेसिक समझ में आया क्या हुआ हमने कैसे अप्लाई किया, एंड दैट इन द सेम मैनर वी हैव टू अप्लाई इन डिफरेंट क्वेश्चंस। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको थोड़े से इसमें चेंजेस कर दूंगा। अगर मैंने आपको ऐसे बोला, चलो सोच के बताओ मेरे को, अगर मैंने बोला ये F नहीं है, ये वैसे नहीं लग रहा है, अगर मैंने आपको इधर बॉडी बना के देता हूँ मैं, तब तक आप सॉल्व करो। ये बॉडी पे फोर्स कुछ इधर लग रहा है, फॉर एग्जांपल ये F लग रहा है विथ सम एंगल 30 डिग्री, चलो सॉल्व करो, ठीक है अब सॉल्व करो, चलो मास चलो ठीक है, आप सिर्फ इसका फॉर्मूला निकालो, थीटा ले लेते इसको, अब इसको सॉल्व करो, चलो मैं तो रफ करता हूँ, चलो ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिया इसको अच्छे से बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ये है मेरा बॉडी का मास m, यहाँ पे मेरा फोर्स लगा F जो हॉरिजॉन्टल से है थीटा। हमें ये याद है कि यार किसी भी हॉरिजॉन्टल पे एंगल रहेगा तो हम ये वाला एंगल कंसिडर नहीं करते, और हम इसको क्या करते हैं, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। हेंस कंपोनेंट में डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैन से यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली आपको याद दिलाऊँ तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, बट किसका, रिजल्टेंट का, तो ये F रिजल्टेंट है, दैट इज F कॉस थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा F साइन थीटा, बट इस बॉडी के पास मास है मतलब नीचे जाएगा mg, ऊपर क्या आएगा, एक नॉर्मल तो आएगा,
नॉर्मल इज नॉट बैलेंस्ड बाय, नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू एफ साइन थीटा, नॉर्मल इसके साथ आ जाएगा. सो इट विल बी ईजी ना कि देखो ये 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं थोड़े थोड़े, तो शायद वो नीचे जो रिएक्शन जो एक्शन फोर्स दे रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए. हेंस अगर हम इसको देखो ये किधर यूज होता है, ये लगेज में ना, गाँव जाने वाला लगेज होता है. अभी तो यूज नहीं कर रहे क्वारंटाइन में, ठीक है. सो आई कैन से इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अब मैं डायरेक्टली लिखूँ तो चल जाएगा आपको. हेंस आई कैन से ऊपर कौन जा रहा है, आई कैन से n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, है ना, इक्वेशन 1. वैसे इधर के लिए क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बॉडी किधर से मूव हो रहा है विद एक्सेलरेशन a और इधर मूव कर रहा है. हेंस आई कैन से इधर कितना फोर्स है, हम बोलेंगे इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, हम बोलेंगे इधर जा रहा है ना बॉडी. हेंस f cos थीटा माइनस 0, इधर कोई नहीं है ना. आपको जैसे आगे क्वेश्चन दूंगा मैं तो उसमें आपको इधर भी फोर्स दूंगा, बट अभी के लिए कुछ नहीं है, मतलब मैंने आपको 0 लिखने का आदत डलवा दिया है. हेंस इट विल बी m into a. हेंस आई कैन से f cos थीटा इज इक्वल टू ma. समझ में आया. अब मैं इसमें वैल्यू दूँ तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको सिर्फ थीटा बोल दिया, थीटा अगर मेरा 30 डिग्री है और f दिया है 10 का, f दिया है 10 का और मेरा m दिया है 2 kg का. चलो अभी सॉल्व करो इसको. I'll give you 5 seconds. You just in that pause the video and solve and get the answer. ठीक है. 5, 4, 3, 2 and 1. Okay. So आपने कर लिया ऑब्वियसली. तो मैं सॉल्व करता हूँ. सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, मुझे दिया है थीटा 30 डिग्री है, तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया. सो आई कैन से इधर मुझे क्या मिला, आई कैन से f कितना, f cos थीटा. मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ना, a फाइंड करना है इसमें. हेंस मैंने बोला f cos थीटा, f कितना आ जाएगा, आई कैन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a. अब मुझे का f कितना है, f है मेरे पास 10 cos थीटा, cos 30 कितना होता है, cos 30 इज √3/2 और m कितना है, m कितना दिया है 2 इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो हम ऐसे मिल जाएगा इसको कुछ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई कैन से 2 नीचे तो ये 4 हो गया, ये 10√3 आ गया. और भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ये 2 जा, ये 5 जा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1.732 एक्सेलरेशन आ जाएगा इससे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट ये ऐसे मैंने रैंडम वैल्यू लिया है तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो. तो दिस विल बी माई आई कैन से माई फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन माई ब्लॉक. ऐसे अलग अलग इधर भी फोर्स दिया होता है, इधर भी फोर्स दिया होता, तो क्या करते हैं, सेम ना ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग अलग टर्म्स में आपको अलग अलग क्वेश्चन देंगे, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इजी है. देखना क्या है, सिर्फ फोर्सेस किधर लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं, फोर्सेस किधर लग रहे हैं और कितने लग रहे हैं और कैसे सॉल्व होगा. इजी. सो द नेक्स्ट पार्ट इज माई ब्लॉक विद द ब्लॉक. आई कैन से ब्लॉक विद ब्लॉक मतलब जैसे हम एक ब्लॉक के साथ, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में एक ब्लॉक के ऊपर 2 ब्लॉक देखा था, वैसे ही यहाँ पे हम एक ब्लॉक को मूव करेंगे विद द अदर ब्लॉक, है ना. ओके. सो द नेक्स्ट इज ब्लॉक विद द ब्लॉक. मतलब मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ऐसा एक फ्लोर है, इस पे ब्लॉक ले लिया और एक बड़ा सा ब्लॉक इधर बाजू में ले लिया. अब मैंने क्या बोला कि इस ब्लॉक का मास फॉर एग्जांपल m1 है, इस ब्लॉक का मास थोड़ा ऊपर आएगा m2 है. मैंने फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे F और बॉडी पूरा मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a. अब मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन a कितना रहेगा. तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो सिंपल है एकदम. अब पहले तो हमें इस ब्लॉक को, इस पूरे सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. अब सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, पहले सबका एफबीडी बनाएंगे, मतलब सब पे फोर्सेस लेंगे. सब पे फोर्सेस कैसे कैसे लेंगे हम देखते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने इस ब्लॉक के लिए बनाया, तो अगर मैंने इस पे देखा तो मैंने बोला इस पे लगेगा mg. इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, अगर आपको चाहिए तो आप ड्रॉ कर लो, मैं इसमें बहुत सारी खिचड़ी करने वाला हूँ. सो ये हो गया mg नीचे आ रहा है, दैट इज आई कैन से m1g. ऊपर क्या लगेगा, आई कैन से n1 बेसिक वाला. इधर क्या लग रहा है m2g, ऊपर क्या लगेगा n2. अब एक और चीज समझो, जब मैं इस ब्लॉक पे फोर्स दूंगा तो जब मैंने इस ब्लॉक से ऑब्जर्व किया, मतलब आई कैन से इफ आई मेक अ एफबीडी फॉर दिस f1, आई कैन से m1 f
बी डी फॉर M1, आई कैन से M1 बनाया तो मैंने बोला बॉक्स बनाया, इस बॉडी का मास M1G ऊपर N1। अब जब मैंने देखा कि इस पे और कौन से फोर्सेस लग रहे, तो हमने बोला एक बाहर से फोर्स लगा रहे थे F का। अब एक और चीज आया, ध्यान से देखो, जब मैंने M1 को धक्का दिया तो M2 क्या बोलेगा, मैं पीछे चलूँ तो मैं भी पीछे धक्का देगा। मतलब अगर मैं M2 तो मैं क्या करेगा, मैं इसको पीछे पुश करेगा, है ना। जैसे मुझे पुश करेगा जितना मेरा मोमेंटम के हिसाब से, मेरे बॉडी के इनर्शिया के हिसाब से मैं इसको पुश करेगा पीछे, है ना। हेंस आई कैन से फ्रॉम ऑन सिटिंग ए, या फिर इफ आई एम द ऑब्जेक्ट M1 तो मुझे M2 भी फोर्स देगा। हेंस दैट फोर्स अगर आप समझोगे, सो ये आई कैन से ये परपेंडिकुलर फोर्सेस है, और इसको मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ, दैट इज मैं इसको बोलता हूँ N डैश, है ना। जब मैंने M1 से देखा, सो मुझे क्या मिल गया, एक और फोर्स N डैश का, N1 डैश नहीं N डैश का। हेंस अभी मेरे पास आ गया, तो अगर मैंने लिखा, अगर मैं अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगा, बताओ मेरे को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या रहेगा, तो हमने बोला कि बॉडी किधर मूव किया, बॉडी इधर मूव किया ए से, मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, तुम बोलोगे N डैश, नहीं, एरो पीछे साइड है, आगे कौन है, आगे F है। हेंस एक्चुअल में ये F आगे ही बनेगा और ये N डैश पीछे बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये N1 और नीचे Mg, ओके M1G है दैट इज। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ये F, बॉडी इधर मूव किया ना ए से, हेंस आई कैन से F माइनस कितना है N डैश इज इक्वल टू क्या है, हम बोलेंगे इस बॉडी का M1 और इंटू ए, है ना। सो आई थिंक अभी तक आपको ये समझ में आ गया कि लिखते कैसे हैं, है ना। अब अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन बता सकते हो आप, बताओ बताओ बताओ। ऑब्वियसली सर लाइव लेक्चर नहीं है, कैसे बताएंगे हम, आप सुनोगे कैसे। चलो ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, हम बोलेंगे N1 इज इक्वल टू Mg एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, N1 है मेरे पास और यहाँ पे कुछ नहीं है, हेंस ये मेरे को दो इक्वेशन मिल गए। अब हम आगे देखते हैं, फॉर या फिर FBD फॉर M2। अब M2 के लिए बनाया, M2 ये रहा, तो M2 में जब मैंने देखा, मैंने समझा और जाना कि मुझे समझ में आया कि M2G नीचे है, आई कैन से N2 ऊपर आएगा। अब इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, फोर्स किस पे लगा, सिर्फ M1 पे, बट M2 भी तो मूव हुआ, तो इस पे फोर्स लगा क्या, नहीं। इस पे लगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन का ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जब मैंने M1 पे देखा तो M1 क्या, M1 से मैं देख रहा हूं तो M1 उसको पुश कर रहा है, और अगर मैं M2 पे बैठा तो मुझे क्या लगेगा, M1 पुश कर रहा है, उस पर कौन फोर्स कर रहा है, वो नहीं। तो M1 कितने कितने वैल्यू से फोर्स देगा मुझे, जितना मैं उस पर वैल्यू दूंगा, जितना मैं उस पर फोर्स दूंगा, दैट इज जितना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। हेंस दैट इज बैलेंस्ड, और इसके लिए बॉडी मूव नहीं करेगा और वो साथ में ही चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, इधर कितना फॉर एग्जांपल 10 है तो इधर भी कितना होना चाहिए 10। हेंस दैट इज वाई अगर ये ज्यादा रहेगा तो बॉडी इधर चला जाएगा, ये ज्यादा रहेगा तो ये वाला बॉडी इधर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। हेंस आई कैन से इधर कितना आ रहा है, इधर आएगा। मैं बोलूँ अभी से मुझे नॉर्मल बताओ किधर आएगा, तो अगर मैंने सिर्फ M2 पे देखा तो M2 पे क्या है, अगर मैं M2 पे FBD बना रहा हूँ तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, मैं M2 पे हूँ, तो M2 पे कौन सा फोर्स आएगा, M1 का एक फोर्स आएगा, इसका वैल्यू इसके साथ सेम रहेगा, तो N1 ले लिया। हेंस इस पे कितना फोर्स आ रहा है, N1 का, M डैश का, और बॉडी किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन A, और कोई फोर्स है क्या, नहीं। हेंस अगर मैं इसको इधर आगे बनाऊंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने बोला ये N2 ऊपर M2G नीचे और यहाँ पे आ जाएगा N डैश, तो हम बनाएंगे इसका वैल्यू, इसका अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन आप लिख देना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, आई कैन से N डैश माइनस 0 इज इक्वल टू M2G या M2 एक्सेलरेशन A,
और वैसे ही दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये मेरा थर्ड इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई कैन से N2 is equal to M2G and that is my fourth equation. Getting my point? है ना? अब हम क्या करें, हम है ना इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो अब हम क्या करें, हम देखो इधर से ना मैं बोलूँ इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा मुझे बताओ। तो हम बोलेंगे देखो इधर क्या आ गया, ये n1 n डैश आ गया, n डैश इक्वल टू m2 है, तो मैं लिखा f माइनस m2a इज इक्वल टू m1a, क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू आई कैन से m1a माइनस ये माइनस इधर गया तो प्लस m2a, हेंस ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये आ जाएगा a, और ये f क्या रहेगा, ये हम बोले अगर देखो इस पे ये कितना फोर्स लिया उस पे कितना फोर्स दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड बॉडी कितने से मूव किया, जितना मैंने फोर्स लगाया f का, हेंस व्हाट इज f, f इज माय नेट फोर्स, हेंस ये आ गया मेरा f नेट, हेंस इज इक्वल टू आई कैन से f नेट इज इक्वल टू आई कैन से m1 प्लस m2, और यही तो हमने पहले भी देखा था। सो अभी देखो ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा f नेट अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a, कैसे आया, ये क्या है मेरा फोर्स है जो इधर लग रहा था, दैट इज माय रिजल्टेंट फोर्स, या फिर मैं बोलूं नेट फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा था, बॉडी किधर मूव हुआ इधर मूव किया। अब शॉर्टकट भी हमने ऐसे ही कुछ बोला था, दैट इज अगर मैंने f लिया जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स आई कैन से द नेट फोर्स डिवाइडेड बाय माय टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, हम बोलेंगे f, कितना है f। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर बोल दिया होता कि इस बॉडी पे फ्रिक्शन भी लग रहा है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर यहाँ से 100 लग रहा है और अगर 2 न्यूटन माइनस भी हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं 98 इज इन दिस डायरेक्शन, हेंस वो हो जाता है मेरा f नेट अपॉन माय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू माय एक्सेलरेशन, हेंस वही तो हमने शॉर्टकट भी बोला था। So just remember 2 points for the shortcut, that the shortcut is used when both of these objects are moving together, मतलब दोनों का बॉडी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए, and the normal the formula the shortcut does not give the value of my normal reaction। ये देखो जो नॉर्मल रिएक्शन मिला ना ये वाला n1 ये n2, इसका वैल्यू नहीं देगा, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेसिक है ना, n1 इज इक्वल टू m1g, n2 इज इक्वल टू m2g, लॉजिक है, बेसिक है। सो यार इसी को देख के आप मुझे क्वेश्चन करेंगे तो मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। तो f दिया है 18 न्यूटन, इधर ले लिया 3, कितना दिया है 2, 3 और 4, तो मैं ले लेता हूँ, ये है 2 kg का, ये 3 kg का, ये 4 kg का, हेंस ये एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, फाइंड एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सॉल्व दिस पार्ट, सेम का सेम ऐसे ही करना है। सो ये कैसे आएगा, हम बोलेंगे ये mg नीचे लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट, देखो सबसे ये तो नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, ये तीनों नॉर्मल रिएक्शन निकाल लोगे यहाँ पे, बट नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कैसे आएगा, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, वी विल सिट ऑन m1 दैट इज 2 kg, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से मिलेगा, हम बोलेंगे यहाँ से मिलेगा। अब हम ऐसा बोलेगा 3 + 4 दोनों लगाएंगे, नहीं, जो टच में है वही लगाएगा, तो 3 है तो 3 लगेगा, और जब मैं 3 की बात करूंगा तो 2 वाला यहाँ से फोर्स दे रहा है और ये 4 वाला भी यहाँ से फोर्स दे रहा है, तो दोनों फोर्स आएंगे। एंड फॉर द फोर्थ आई कैन से 4 kg मास के लिए कौन सा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, सिर्फ एक ये वाला आएगा, बस। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहले एक के लिए कितना, इसके लिए 2 आएंगे, एक 3 से आएगा और एक AF आएगा, इसके लिए कितना, इस पे भी 2, एक 2 से आएगा और एक 4 से आएगा, और 4 के लिए कितना, सिर्फ एक 3 से आएगा। एंड यू कैन सॉल्व दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो।